नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एमपोर्ट परिवार में। तो हम बात कर रहे थे इतिहास की। तो इतिहास की अगर हम बात करें तो पिछले क्लास तक हमने जो दूसरी किताब का हमारा चौथा चैप्टर चल रहा था उसकी बात की थी। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी थर्ड बुक, जिसमें हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की। आधुनिक भारत का इतिहास आपके शुरू हो रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ भी और आगे भी। आप जब कंपटीशन में जाओगे तो हर एक परिप्रेक्ष्य से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम इसी किताब के पहले चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे। पहले चैप्टर में हम बात करेंगे सबसे पहले स्तंभरारी बंदोबस्त की। तो आप सोच रहे होंगे कि सर स्तंभरारी बंदोबस्त से पहले हमारे एक और टॉपिक आ रहा है, बर्दवान के राजाओं की नीलामी है सब। तो उसको स्तंभरारी बंदोबस्त पढ़ने के बाद वो आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो आइए हम बात करते हैं स्तंभरारी बंदोबस्त की। सर स्तंभरारी बंदोबस्त था क्या? देखिए मैं आपको बताता हूं। आप सबने सुना होगा कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1757 में तो प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है 62-61 में, उसके द्वारा हुई थी। तो इसके अलावा सर हमने जो अधिकार ग्रहण किए थे, इट मींस ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रही, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अधिकार ग्रहण किए थे, राजस्व के अधिकार लिए थे, राजनीतिक जो अधिकार उनके पास आ गए थे। तो अगर हम बात करें तो यहां पर इन्होंने 1793 में जमींदारी व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया था। यहां पर देखो, आप सबको पता है कि उस समय राजशाही शासन था, तो राजा होते थे वो एक टैक्स लेते थे, नॉर्मल टैक्स लेते थे। लेकिन यहां पर कंपनी ने राजा पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया और कंपनी ने राजाओं को और मुख्य मुख्य लोगों को उठाएगी, उनको जमींदार बना देगी। जमींदार बनाकर, ध्यान रखना, सीधा किसानों से आप एक रैयतवाड़ी और पढ़ोगे जिसमें सीधा किसानों से टैक्स लिया जा रहा है। आप स्थायी बंदोबस्त पढ़ोगे जिसमें भी तालुकदारों को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन यहां पर क्या किया इन्होंने? जमींदारों को बीच में रखा। इन्होंने कहा कि जमींदारों से हम एक निश्चित कर देते हैं। मतलब सर ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए स्तंभरारी बंदोबस्त में क्या हुआ था कि ये 1793 में पहले ध्यान को कहा बंगाल में लागू हुआ था। इसके तहत क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों से लिए जाने वाले करों को निश्चित कर दिया। भाई किसानों से सीधा नहीं लेंगे, जमींदार को बोल दिया भाई इतना क्षेत्र तेरे पास है, इतने क्षेत्र में से मुझे सालाना या पर मंथ का इतना टैक्स। जैसे मैंने सपोज कर मान लिया कि भाई मुझे तू 500 रुपए टैक्स देगा। अब मुझे नहीं पता तेरे वहां परिस्थितियां कौन सी है क्या है, इन्होंने क्या कर दिया? एक कर निश्चित कर दिया सर। तो क्या है आपके स्तंभरारी बंदोबस्त? कि सर आप कह सकते हो बंगाल में 1793 में लागू होने वाला एक ऐसा सिस्टम या ऐसा बंदोबस्त जिसके तहत जमींदारों से लिए जाने वाले कर को क्या कर दिया? अनिश्चितकालीन निर्धारित कर दिया। आगे जाकर आपका कर बढ़ाया नहीं जाएगा। तो ये था आपका स्तंभरारी बंदोबस्त क्या था। अब सर स्तंभरारी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया? भाई लागू करने की कहां जरूरत पड़ी सर? वजह क्या थी लागू करने की? तो देखो यहां पर आपकी इतनी शानदार वजह है कि सर अगर आपकी किताब के अनुसार देखें तो इनकी जो मंशा थी वो गलत नहीं थी। देखो कैसे इन्होंने कहा कि कंपनी में भाई अभी किसानों को इतना लाभ नहीं हो रहा, तो लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा? कृषि के उत्थान हेतु क्या करना पड़ेगा? निवेश की आवश्यकता होगी। ध्यान रखना कि अगर कृषि में उत्थान लाना है तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी और निवेश भी अधिक करना पड़ेगा। सर निवेश अधिक करने के लिए क्या किया जाएगा? किसी से ऋण उधार लिया जाएगा। तो अगर ऋण उधार लेंगे तो हम कह सकते हैं एक तो वर्ग ऐसा होगा जो धनी हो जाएगा जिसमें ऋण प्रदान करेगा, और एक वर्ग ऐसा होगा जो कृषि करने का काम करेगा। और जब दो वर्ग हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं समाज में संतुलन बना रहेगा, ऐसा इनका सोचना था। तो निवेश तभी बढ़ सकता है। इन्होंने कहा निवेश बढ़ाने का एक ही साधन है क्या? निवेश बढ़ाने के लिए करों को निर्धारित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? करों को निर्धारित। यानी इनको पता था कि यदि हमने कर लगातार बढ़ाए तो लोगों में निवेश करने की मंशा कम हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं, जैसे सपोज करो, सोचना एक बार, समझना है इसको अच्छे से, रटना नहीं है। आपके पास एक खेत है, मैंने आपको बोल दिया कि भाई मुझे 20 रुपए तू ऋण के रूप में, सॉरी कर के रूप में देगा। ठीक है सर, उसने मेहनत की, आपने मेहनत की, मेहनत करके आपने 25 रुपए कमाए, 20 रुपए मैंने ले लिए। मान लो 50 रुपए कमाए, 20 रुपए मैंने ले लिए, आपके 30 रुपए बचे। 30 रुपए में क्या सर? घर खर्चा नहीं चल रहा। सोचो एक बार। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने कर दिया क्या? अब इस किसान को लग रहा है कि यार खेती करने का मतलब नहीं है कि मैं जितनी भी खेती करूंगा, अगर मेरी 80% खेती होगी, 80,000 की खेती होगी तो उसमें से 50,000 ले जाएगा, 1 लाख की होगी तो 80,000 रुपए ले जाएगा। तो फिर मेरे हिस्से में क्या ही आया? इन्होंने एक तिगड़म लगाया। तिगड़म कैसा सर? इन्होंने कहा कि काम करो, ये आपका जो खेत है ना, हम इससे 40 रुपए लेंगे। आप कहोगे सर 20 की जगह 40 लेने शुरू कर दिए। हाँ 40 लेने शुरू तो कर दिए, लेकिन इन्होंने एक वादा भी किया कि हम आगे कर बढ़ाएंगे नहीं, 40 के 40 ही लेंगे। अब आपके यहाँ जो 50 रुपए की खेती हो रही थी, चाहे वो 500 रुपए की हो, हम आपसे 40 रुपए लेंगे। किसकी बात करें? स्तंभरारी बंदोबस्त की बात करें। ध्यान से सुनना। इन्होंने क्यों किया?
इन्होंने कहा अगर ऐसा होगा तो किसानों में लालसा बढ़ेगी, कैसा 1-2 साल तो हमें कर अधिक लग रहा है, ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा पैसे आएगा और उनको तो सिर्फ इतने ही निश्चित कर देना है, बाकी अपने बच सकते हैं। तो इससे खेती में क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। देखो इस कर को निर्धारित कर दिया गया, हालांकि शुरुआत की दरें ऊंची थी, आगे आप पढ़ोगे इसके अगला टॉपिक यही है आपका। तो इन्होंने क्या कहा कि किसान क्या अधिक मेहनत करेगा, जब किसान अधिक मेहनत करेगा और वो ऋण लेगा तो समाज में 2 वर्ग उत्पन्न होंगे, ऋणदाता और किसान, 2 वर्गों का निर्माण होगा सर। तो इनकी ये थी मंशा। अब सर कर लेगा कौन किसानों से, क्या स्वयं अंग्रेज जाकर कर लेंगे? नहीं, अभी हमने पढ़ा कि जमींदारों को बीच में कर दिया गया। अभी जमींदार कौन थे सर, सुनना ध्यान से, जमींदार कौन थे बेटा, क्वेश्चन आता है ऐसा। जमींदार थे वहां के ही राजा और वहां के जो कुछ मुख्य लोग थे, उनको इन्होंने क्या बना दिया, जमींदार बना दिया। उनको राजा को राजा के पद से हटाया, उनको जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया और उन्हें बोला कि आपके पास इतने इतने क्षेत्र है, आप जिस गांव से जितना चाहे कर इकट्ठा करो, हमें कुल मिलाकर इतना कर वहां तक पहुंचाना चाहिए। तो ये थे आपके इस्तमरारी बंदोबस्त और जमींदार। देखो क्या था इस्तमरारी बंदोबस्त, आपने पढ़ लिया क्या था कि सर जमींदारों के लिए करों को निश्चित कर दिया गया और क्यों लगाया गया था कि खेती में क्या हो सके, उत्थान हो सके, निवेश बढ़ सके, ये था इसका उद्देश्य। तो इसको पढ़ लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार लिखोगे तो टाइम लगेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे चलते हैं। अब आपका वही टॉपिक सर, एक फेवरेट टॉपिक है कि सर बर्दवान के राजाओं की नीलामी के बारे में हमने पढ़ा था, वो क्या था। आ जाओ अब हम बर्दवान के राजाओं की नीलामी करवाते सर। सर ये नीलामी व्यवस्था, ये सिस्टम था क्या? देखो इन जमींदारों का जब निर्माण किया गया या जमींदारों को बनाया गया तो उनके सामने सिर्फ एक ही शर्त रखी गई कि यदि आप चाहते हो कि आप जमींदार बने रहो तो आप निश्चित समय पर कर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचा दोगे। अगर आपने कर नहीं पहुंचाया तो आपकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा और जो उसे ऊंचे दामों पर खरीदेगा उसे दे दिया जाएगा। तो ये था आपका क्या, जमींदारी सिस्टम पूरा और इस्तमरारी बंदोबस्त। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान रखना भाई, ऐसा नहीं कि मैं इधर से मिटाऊं और आप हृदय में मुंह डाल के सो जाओ, है ना। नींद बड़ी प्यारी आती है सर, आएगी थोड़े दिन ही आएगी, अपने आप उड़ जाएगी। चलो आगे हम बात करते हैं, बर्दवान के राजा की नीलामी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर ये बर्दवान नीलामी क्या थी? बर्दवान में भी वही बात सर, अभी मैंने आपको बताया, यहां पर ये सिस्टम था कि यदि आप समय पर कर कंपनी तक नहीं पहुंचाते हो तो कंपनी आपकी जमींदारी को क्या कर देगी, नीलाम कर देगी। जैसे जो भी खरीदेगा, जैसे देखो सपोज करो मैं जमींदार हूं, मुझे यहां पर जमींदारी दी गई, मुझे कहा गया कि 500 रुपए पर मंथ मुझे सरकार को पहुंचाना है। अगर मैं नहीं पहुंचा पाया तो सरकार क्या करेगी, इसकी नीलामी करेगी। क्या करेगी, नीलामी। और नीलामी में क्या लगेगी, इसकी बोलियां लगेगी भाई। और बोलियों में जिसकी बोली सबसे ऊंची होगी या सबसे ज्यादा दाम तो देगा उसको ये जमींदारी दे दी जाएगी। ये व्यवस्था थी। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ। ये बात है 1997 की, सॉरी 1797 की। मेरा थोड़ा 1900 के दौर से ज्यादा ही संबंध है। 1797 की बात है। तो 1797 में क्या हुआ था कि जमींदार जो बर्दवान एक क्षेत्र है बंगाल का, वहां के जमींदार कर नहीं चुका पाए। जब कर नहीं चुका पाए तो उनकी जमींदारियां क्या कर दी गई, नीलाम कर दी गई सर। बर्दवान की जमींदारियां नीलाम कर दी गई। यह है आपकी इतिहास का पहला पड़ाव इस किताब का, आधुनिक भारत का। यहां से आधुनिक भारत शुरू हो रहा है। देखो आधुनिक भारत की अगर बात करें तो किसी के बच्चे के मन में आ रहा होगा अक्सर आधुनिक भारत कहां से शुरू हो रहा है, तो इसको लगभग तो अंग्रेजों के आने के बाद के काल से ही समझा जाता है। लेकिन कुछ किताबों में या किसी की बात करें तो अंतिम बादशाहों से लेकर, जैसे हम बात करें 1857 का, ये 1857 की क्रांति के बाद का दौर भी डाला जाता है। किसी में तो मैंने देखा औरंगजेब के दौर भी डाला जाता है। तो धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आता है। तो मुख्यतः इसको अंग्रेजों के आने के बाद इसको आधुनिक भारत को समझा जाता है। भाई ये ज्यादा नहीं था, बर्दवान के राजाओं की नीलामी यही थी बस।
कब 1797 में वहां की जमींदारियां नीलाम की गई थी। बस इसमें यह है कि थोड़ा सा फंडा हो गया था कि सर ये नीलामियां ईमानदारी से नहीं की, मतलब ये सर कुछ अपनी जमींदारियों को बचाने के लिए कुछ हथकंडे अपनाते थे। सर इसको सही से नहीं पढ़ोगे क्या? क्वेश्चन आ रहा है माइंड में? बिल्कुल पढ़ाऊंगा। अगला टॉपिक जब हम अभी देख रहे हैं जस्ट सीधा कि जमींदार जो थे वो कर क्यों नहीं चुका पा रहे थे, उसमें हम इस टॉपिक की गहनता से चर्चा करेंगे। तो आइए चलो हम बात करते हैं किसकी, क्यों नहीं चुका पाते थे। क्वेश्चन है सर यहां का क्या, नहीं बोर्ड का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना बोर्ड में सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या है, जमींदार सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है। सर मैंने कई बार देखा है कि जमींदार जो थे वो अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को कर क्यों नहीं चुका पा रहे थे, वजह क्या थी उनको? ऐसा तो है नहीं कि सर मजा आ रहा है, सर कर तो चुकाना ही नहीं अपने को, बिल्कुल चुकाना था, फिर भी चुका नहीं पा रहे। इसके कई कारण थे बेटा, देखना 4 से 5 प्रमुख कारण है। अगर मैं पहले कारण की बात करूं तो पहला कारण यह था कि जब जमींदारी ये व्यवस्था लागू की गई, मैं बात करूं तो लागू के समय कि जब ये व्यवस्था लागू की गई थी, कब? 1793। वी कैन से सर कि 1790 के दशक में जब ये इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहां की दरें बहुत ऊंची थी, मैंने बताया ना भाई। बुद्धिमान तो अंग्रेज भी थे, उन्होंने कहा कि अगर हम निश्चित काल के लिए करों को फिक्स करें तो क्यों ना पहले ही बढ़ा दें। भाई मैंने आपको बताया कि इससे 20 रुपए ले रहे थे, ठीक है, अब 20 रुपए इसलिए ले रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में 25 कर देंगे, 30 कर देंगे। इन्होंने कहा हम ये काम कर दें, सबको बोल दिए कि अब करें बढ़ाई, करों को बढ़ाया नहीं जाएगा, बस आपको हमेशा के लिए 40 रुपए देने होंगे। 20 की जगह कितने देंगे होंगे? 40। ये लिख मत देना कि वहां पर 40 रुपए कर दिया, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि करों को बढ़ा दिया गया था। तो शुरुआती दरें क्या थी? बहुत ऊंची थी, इसलिए वो लोग चुका नहीं पाए। ऊंची ऊंची होने की वजह क्या थी? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, शुरुआती दरें ऊंची क्यों थी? ऊंची इसलिए थी कि उन्हें था पता था अंग्रेजों को कि समय के साथ करों को बढ़ाया नहीं जा सकेगा, जब कृषि में उत्थान हो जाएगा तब किसान अपने आप संतुलित हो जाएंगे और ऋण भी कर भी प्राप्त होते रहेंगे। सर दूसरी व्यवस्था, दूसरी क्या थी? दूसरी समस्या थी सर कीमतों में कमी। सर फसल तो हो रही है थोड़ी बहुत लेकिन उसकी कीमत नहीं मिली, कीमतें बहुत कम थी उस दौरान। ये सिचुएशन तो 1845 तक, और हम बात करें कि 1860 में जब आपके अमेरिका में से जो ऊन का उत्पादन कम हो गया था तो भारत में तब तक ये लागू थी। आगे पढ़ेंगे हम अमेरिका का ऊन का उत्पादन, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर देखो दूसरी समस्या क्या थी कि फसलों की कीमतों में कमी। किस दौरान? 1990, 1790 के दशक में। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि 1790 के दशक में जो फसलों की कीमतें थी उनमें बहुत कमी आ गई थी। ओके सर। सर तीसरा कारण क्या था? ये देखना बहुत, या फिर हम यूं कहें कि कर क्या थे? निश्चित थे। ये समझने की बात है सर। इन्होंने कहा कि जो कर प्रणाली थी वो निश्चित थी, चाहे अकाल पड़े, सूखा आए, बाढ़ आए, इन्हें इतने रुपए देने हैं तो देने ही है, और यदि नहीं दिए तो आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। जमींदारी नीलाम करने के लिए इन्होंने एक विधि लगा रहे। कैसी विधि? आ लो, सूर्यास्त विधि। कौन सी विधि? ये कौन सी विधि है सर? सूर्यास्त विधि। हम तो सूर्यास्त में ना सनसेट की फोटोज क्लिक करते हैं, सनसेट की विधियां कौन सी आ गई? आ जाओ यार, सनसेट की विधि पढ़ लेते हैं। अब इन्हें क्या कहा गया? सूर्यास्त विधि क्या थी? देखो सूर्यास्त विधि थी, हाँ सॉरी, जो आपका निर्धारित कर है उसको निर्धारित दिन के सूर्यास्त तक चुकाना था।
समझिए इसको, क्या थी सूर्यास्त विधि। जमींदारों को बोल दिया गया कि जैसे सपोज करो मैंने बोल दिया कि भाई 25 दिसंबर, ये देखो 25 दिसंबर को आपको कर चुकाना है। 25 दिसंबर के सूर्य, 25 दिसंबर का जो दिन है मतलब दिन ढलने से पहले आपने अगर कर नहीं चुकाया तो दिन ढलने के बाद अगला सूरज आपका नहीं होगा। कुल मिलाकर बात है अगले सूरज से पहले आपकी जिम्मेदारी की क्या कर दी जाएगी, नीलामी कर दी जाएगी। सुनिए ध्यान से कि सर इनको एक निश्चित दिन दिया जाता था कि आप उस दिन कर जमा करवा देंगे कंपनी को, यदि उस दिन के सूर्यास्त तक कर जमा नहीं करवाया तो अगले दिन उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। ये थी सूर्यास्त विधि। क्वेश्चन आता है सीधा का सीधा, सूर्यास्त विधि क्या थी। और बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि जमींदार कर क्यों नहीं चुका पाते थे। तो सर 3 कारण पढ़ लिए, आ रहे हैं चौथे कारण पर। ध्यान से सुनना भाई, किस कारण पर आ रहे हैं, चौथे कारण पर। अब ये सर चौथा कारण क्या था, चौथा कारण यह था कि सर जमींदारों से शक्तियां छीन ली गई। चौथा कारण क्या था, जमींदारों की शक्तियां छीन ली। ये देखो सर, अब जमींदार राजा नहीं थे सर, जमींदारों को शक्तियां छीन लेकिन अब सिर्फ वो कर इकट्ठा कर सकते। कुल मिलाकर बात यह है कि भाई साहब आपका काम है अब कर इकट्ठा करो और ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचो। आ जाओ जी, आगे देखते हैं। हाँ, तो जमींदारों की शक्तियां छीन ली गई। क्या क्या किया गया सर, इनकी सैन्य टुकड़ियां भंग कर दी गई। सैन्य टुकड़ियां भंग कर दी गई। उसके बाद और क्या किया गया सर, न्याय व प्रशासन न्याय व्यवस्था व प्रशासन को कलेक्टर के हाथों सौंप दिया। भाई कलेक्टर होता तो देखो, कलेक्टर यहां से आया है, आज हम जिस कलेक्टर को बहुत शानदार मानते वो कलेक्टर यहीं से आए भाई साहब। यहां से मतलब ऐसा नहीं कि वहां से उठकर आए, नहीं, विधि वहां से शुरू हुई थी। उसके बाद और क्या गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिए गए। तो ये इनके साथ क्या गया, भाई जमींदार किसी अगर किसान से कर ले रहा है, किसान आनाकानी कर रहा है, कर देने में निश्चित उसको डराया जाएगा। और जमींदार के पास तो डराने का कोई साधन ही नहीं है। क्यों सर, क्योंकि उसकी सैन्य टुकड़ियों को खत्म कर दिया गया, उसके न्यायिक अधिकार खत्म कर दिए गए। और जो सीमा शुल्क लेता था भाई किसान से नहीं तो किसी सीमा से जो शुल्क होगा उससे गुजरने वाले लोगों द्वारा, उससे कर भर दिया जाएगा, लेकिन नहीं, सीमा शुल्क को वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो ये प्रमुख कारण है किस चीज के, कि जमींदार क्यों जमींदार कर चुका नहीं पाते थे। कितने हो गए, 4। 5वां कारण और है, ये 4 कारण लिखो, 5वां कारण लिखवा रहा हूं, नोट्स शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप इसके साथ में। 5वां कारण प्रमुख क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत मोस्ट है ये, जल्दी से लिख लीजिए इसको। हाँ, इसको पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा कारण पढ़ने वाले, 4 कारण ये हो गए, और 5वां कारण थोड़ा सा अजीब है। अजीब मतलब सर, आ जाइए जी। देखो भाई सीधी बात है, कोई राजी रहे, कोई घणो ऊंचो जाप रहे, तो गांव की एक बड़ी प्यारी सी विशेषता है अपन सावे को। आज बताऊं सर, गांव की बेइज्जती करो कि ना भाई सर खुद गांव में। लेकिन देखो एक चीज बताऊं था, इन्हें सुनो, यहां पर देखो 5वां ये था कि जानबूझकर कर नहीं चुका। देखो एक कारण तो पहला ये था कि किसान कर चुका नहीं पाते थे। भाई ऐसी समस्या आ गई, किसान कर नहीं चुका पाएंगे, जब कोई समझ लो बाढ़ आ गई या काल आ गया, नहीं चुका पाएंगे तो फिर जमींदार आगे देगा कहां से। एक ये था कि जानबूझकर कर नहीं देते थे। किसे,
सिर्फ जमींदार नहीं देते कि नहीं, जमींदार को नहीं देते थे, ये किसान क्यों नहीं देते थे? क्योंकि गांवों में एक और वर्ग था जिसे हम मंडल या जोतदार कहते हैं। सर इनको क्या दिक्कत थी? दिक्कत थी भाई, इनको दिक्कत है कि जमींदार वो बेटो बड़ो परेशान करे अपन, आज अपन मौको मिल गया अपन परेशान करो। सीधी सी बात है, टिट फॉर टेट सर। तीनों और कहीं की हो कि सीधी सी ये मंडल और जोतदार ऐसे होता गांव बे लोग जगह देने थोड़ा रुपये हो पिसाड़ा होता, एक कहीं कहता किसानों ने कर्ज दे होता। अब देखो अपन गांव में सीधी सी बात नहीं कि कोई आदमी सपोज करो अपन ने कोई दुकान पर उधार दे रही हो, कोई सामान लगातार अपन खातो चाल रही हो बैठे, और आज अपन ने सागे सामान उठाओ नगद उठाओ है, तो अपन और के किसी जा पड़ा। सोचो गांव री सारी दुकान रे मैंने खातो है, उधार काम चल रही है, और आज थाने नगद सामान लाओ ना तो दूसरी दुकान जा पड़ो तो कहीं हुई वो कहीं कहीं भाई उधार मार कर नगद करी और करो। ऐसा ही कुछ यहाँ पर ये जो मंडल और जोतदार थे ये किसानों को ऋण उपलब्ध करवाते थे। अब ऋण उपलब्ध करवाते तो देखो ये क्या कहते कि यार देख, किसानों कहते थारे काम में आया, गाँव में कहते आडा में आया थारे, आज तू मारो कहनो मान। तो ये किसानों को ऐसे बहला फुसला कर रखते थे कि आप जो है वो जमींदार को कर दो ही मत, ताकि कल को इस जमींदार को हटा देंगे हम, क्योंकि ये जमींदार आपको परेशान करता है। उनको ऐसे महसूस करवाया जाता है कि आप उत्पीड़न के शिकार हो भाई। तो इसीलिए जो मंडल और जोतदार हुआ करते थे ये किसानों को कर्ज देने ही नहीं देते थे, ताकि जब उसकी जमींदारी नीलाम होगी तो भाई इनके पास पैसे होते थे, खुद जमींदारी को खरीद कर जमींदार बन जाएंगे। तो ये व्यवस्था वहां पर चल रही थी। ये थे आपके प्रमुख 5 कारण। अब सर आप वर्तमान वाली बात भूल गए क्या? भूला नहीं हूं, याद है मुझे। अब आपको पता चला ना, ये जमींदार इस बातों की वजह से कर्ज चुका नहीं पाते थे, जिसकी वजह से उनकी जमींदारियां क्या हो जाती थी? नीलाम हो जाती थी। अच्छा ये बात थी क्या? हाँ। अब हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे सर? आगे हम पढ़ेंगे कि भाई जमींदार अपनी जमीनों को बचाने के लिए क्या क्या करते थे, या फिर एक पॉइंट और रहेगा आपका जोतदारों का। ये जो नाम मैंने लिखा है जोतदार कैसे आए, कौन होते थे सर, इनका विकास कैसे हुआ, ये समाज में इतने हावी कैसे हो गए, तो इसको अगले टॉपिक में अगली क्लास में हम पढ़ने वाले। तो आज हमारा टॉपिक था इस्तेमाली बंदोबस्त, क्या क्यों और कर्ज चुका नहीं चुका पाने के कारण क्या थे। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बस लेकिन ध्यान रखिएगा, समझ तभी आएगा जब आप इनको लिखोगे और पढ़ोगे। सियाड़ो है और रजई मुंडे मत इतनी चौकी लागे कि जी कौन करे 1 मिनट ही हटावागी। तो थोड़ा सा भी बचो और मस्त पढ़ता रहो एकदम। तो आज हमारा टॉपिक हुआ पूरा, कल से हम पढ़ेंगे जोतदारों का उदय। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।